गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हर्मीट जो हमारा हर्मिटी संकारक है या हर्मिशियन ऑपरेटर है उससे रिलेटेड दो थ्योरम्स को सीखेंगे, समझेंगे, उसके रिजल्ट्स को याद भी रखेंगे और उसको प्रूफ करना भी सीखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने एक थ्योरम लिखी है कि हर्मिटी संकारक के आइगेन मान लिखना भूल गया, आइगेन मान सदैव वास्तविक होते हैं। फॉर ए हर्मिशियन ऑपरेटर ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज आर रियल। क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई ऑपरेटर ए है आपके पास, उसको जब आप साई पर ऑपरेट करोगे और आपको कोई इस प्रकार से ए साई मिलता है, ये क्या आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अगर ए आपका क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, अगर ये तो आइगन वैल्यू इक्वेशन किसी भी ऑपरेटर के लिए आप लिख सकते हो, लेकिन अगर ए आपका क्या है, हर्मिटी संकारक है, तो उस स्थिति में जो आपका ए है वो सदैव क्या होंगे, वास्तविक ही होंगे। आइगन मान तो खूब सारे हो सकते हैं, अलग अलग वेव फंक्शन के हिसाब से अलग अलग आइगन मान हो सकते हैं, ठीक है ना। और वेव फंक्शन सेम रख करके भी एक ही प्रकार के आइगन मान हो सकते हैं, वो कुछ भी हो, लेकिन जितने भी आइगन मान होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या रियल होंगे। अर्थात ए स्टार इजिकल टू ए होगा, एक तरह से स्टार होगा ही नहीं कहीं पर, ठीक है ना। तो ये आपको प्रूफ करना है, और ये है तो आपको ये एक चीज तो यहां से निष्कर्ष क्या निकल गया कि हर्मिटी संकारक के जितने भी आइगन मान होते हैं सदैव कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। अब हम उसको प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी है। इस प्रूफ को देखो आप दो तरह से कर सकते हो। एक डिराक नोटेशन वाला कॉन्सेप्ट जो हम जानते हैं उसको यूज करके भी कर सकते हो, और एक इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते हो। आपकी बुक में इंटीग्रेशन मेथड से दिया है तो मैं इंटीग्रेशन मेथड से कर देता हूं, और आप चाहो तो आप डिराक नोटेशन से भी कर सकते हो। दोनों इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है ना। जैसा भी आपको उचित लगे, और आप अगर कहोगे तो मैं दोनों मेथड से कर दूंगा, वैसे इंटीग्रेशन मेथड से आपके काम चल जाएगा, ठीक है ना। इस लेवल पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी बुक में यही दे रखा है, और एग्जाम में भी अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम में आप उस तरह से करते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। और मैंने पहले ही बताया कि जो डिराक नोटेशन है आपका, वो सिर्फ मैं आपको सीखने समझाने के लिए दे रहा हूं। अभी उसका बीएससी फाइनल ईयर पर उसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। हाँ, जिसको आगे पीजी करनी हो फिजिक्स में, वो उन चीजों को सीख सकता है, समझ सकता है, तो उतना तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, ठीक है ना। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि हर्मिटी संकारक के आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं। तो कैसे प्रूफ करोगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं माना ए एक हर्मिटी संकारक है तथा साई कोई सुव्यवहारित तरंग फलन है। ये हर्मिटी संकारक तो साई कोई सुव्यवहारित तरंग फलन है, तो आइगेन मान समीकरण से आप क्या लिख सकते हो, आप इस प्रकार से लिख सकते हो ए साई, या ए कैट में नहीं काम ले रहे हैं एक बार, वैसे सिंपल ही कर रहे हैं, ए साई इजिकल टू ए साई, जहां स्मॉल ए क्या है, संकारक ए के संगत आइगन मान। ऐसे पूरा लिख लीजिए, संकारक ए के संगत आइगन मान। ये हमने पूरा लिख दिया। ये आप जानते हो बिल्कुल, आइगन वैल्यू इक्वेशन ऐसे ही लिखी जाती है, ए साई इक्वल टू ए साई, और ए क्या हर्मिटी संकारक है तथा साई कोई सुव्यवहारित तरंग फलन है, तो आपने इस प्रकार से लिख दिया जाए स्मॉल ए क्या है, संकारक ए के संगत आइगन मान। अब चूंकि ए क्या एक हर्मिटी संकारक है, तो हर्मिटी संकारक की परिभाषा से आप एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो। वो क्या लिखोगे, आप ऐसा लिखोगे, हर्मिटी संकारक की परिभाषा से आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, ए साई का स्टार और साई डी टू इज इक्वल टू साई स्टार ए साई डी टू। अब याद रखिए, वेव फंक्शन चाहे साई लीजिए साई फाई कुछ भी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डेफिनेशन ये इस प्रकार की, ठीक है ना। तो चलो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अभी तक हमने सिर्फ वही चीज लिखी जो हम जानते हैं। अब इक्वेशन 1 का आप 2 में यूज कर लीजिए, ए साई की जगह ये रख दीजिए, तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से आप कैसे लिख सकते हो, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ए साई का स्टार साई डी टू इज इक्वल टू साई स्टार ए साई डी टू।
इसका स्टार लिखोगे तो ए का स्टार ए स्टार हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये लीजिए, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके साई स्टार साई डी टो इज इक्वल टू, या ए सिंपली बाहर आ जाएगा और साई स्टार साई डी टो। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ साफ करके, यहाँ तक आप आराम से नोट कर लीजिए एक एक स्टेप को, ठीक है ना। जब भी मैं जब कर रहा हूँ तो इसको आराम से आप एक बार देखिए, ठीक है ना। आपके पास तो पूरा ऑप्शन है, आप आराम से पॉज कर सकते हो, तो रियल क्लास से भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप सिंसियर तरीके से पढ़ो। वापस रिवर्स भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, वापस सुन सकते हो, और चूंकि मैं एक एक चीज़ डिटेल में लिख रहा हूँ तो आपको वैसे ही कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्टार माइनस ए, और ये कॉमन आ जाएगा, साई स्टार साई डी टू इजिकल टू 0, ठीक है ना। इधर लाओगे तो ए स्टार माइनस ए। अब आपको पता है ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या, एक प्रकार से इसका मान 0 तो नहीं हो सकता, ये क्या, अगर ऑल स्पेस है, इन जनरल ऑल स्पेस होता है, तो ये क्या है, कण के पाए जाने की प्रायिकता है जिसका मान 1 होता है, या एक तरह से कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकता। यानी इसमें क्या, या तो ये पद 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, आप जानते हो, ठीक है ना। तो 0 क्या होगा, 0 आपका होगा ए स्टार माइनस ए इक्वल टू 0, ब्रैकेट लिख देना, चूंकि साई स्टार साई डी टो इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों है वो आप जानते हो, आप एक्सप्रेशन लिख भी सकते हो, सिंस दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये एक नियत राशि है इसलिए 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी है जो 0 नहीं हो सकती। तो यहां से क्या आ गया, ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है कि कोई जो आपका आइगन मान ए था उसका चाहे स्टार लीजिए, यानी अगर आप उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी ले रहे हो तब भी आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। और अगर किसी भी राशि का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वही राशि वापस आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो रियल है, वो वास्तविक है। जैसे आपके पास जेड है, एक ए प्लस आयोटा बी है, इसका स्टार तो क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी, तो ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन अगर जेड कोई आपके पास केवल ए है तो इसका स्टार क्या होगा, सिंपली ए हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर है। वो तब होगा जब आपके पास कोई रियल हो तो उसका स्टार क्या होगा, वही राशि होगी। तो आपने प्रूफ कर दिया। आपको यही सिद्ध करना था कि हर्मिटियन संकारक के संगत आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं, और आपने इस तरह से प्रूफ कर दिया। मैंने पूरा डिटेल में लिख के बता दिया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका रिजल्ट्स भी आपको याद रखना है और कैसे प्रूफ किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं काम करता हूँ, डिराक नोटेशन भी इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ ताकि आपके वो अच्छे से काम आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों ही तरीके से आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो इजी लगे उससे कर लीजिएगा। तो चलो उसको देख लेते हैं, डिराक नोटेशन में भी किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल इंटीग्रेशन मेथड से तो आपको अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिराक नोटेशन से भी देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको पता है प्रूफ आपको वही करना है कि हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। तो कोई भी ऑपरेटर ए है उसके लिए किसी आइगन वैल्यू इक्वेशन को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। मैं अब इन जनरल बात कर रहा हूँ, एन ले रहा हूँ, एन का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक दूसरा वेव फंक्शन इस प्रकार से है, फाई एम है, और ए एम क्या उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है। ये इन जनरल मैंने क्या लिखा है, एक आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखी जिसको आप आराम से लिख सकते हो, ए फाई एन पर ए एन फाई एन एम एम एम, ठीक है ना। जहां ए एन क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग वेव आइगन फलन है, आइगन मान है, और यहां पर एम क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन मान है। इन जनरल हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फाई 1 फाई 2 फाई 3 कुछ भी लिखिए, ये एक सामान्य से क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन है जो आप अच्छे से जानते हो। अब इस आइगन वैल्यू इक्वेशन में आप जैसे ये है, अगर मैं इस इक्वेशन का डैगर निकालना चाहूं, सिंपली ए फाई एम का डैगर, तो वो क्या होगा, इधर भी डैगर लेना पड़ेगा, ए एम फाई एम का डैगर। तो इस डैगर का मान क्या आएगा, डैगर आपको पता है कोई भी एक्सप्रेशन का डैगर क्या होता है, ब्रा कैट में, कैट ब्रा में, ऑपरेटर सिंपली डैगर में, और जो भी कांस्टेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में। तो इधर क्या हो जाएगा, ये इधर ऐसा हो जाएगा फाई एम ए डैगर, और ये इधर हो जाएगा ए एम स्टार और ये फाई एम। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आपके पास ये भी आइगन वैल्यू इक्वेशन है और ये भी एक आइगन वैल्यू इक्वेशन, याद रखिए। आइगन वैल्यू इक्वेशन में कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ब्रा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कैट होगा, और कैट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ब्रा होगा। ये इक्वेशन सब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल चेंजेस कर रहे हो। इसको भी आप आइगन वैल्यू इक्वेशन ही कह सकते हो, सिंपल सा लिखा है। और एक प्रॉपर्टी आप ये भी जानते हो कि आप लोगों ने ये पढ़ा है, फाई एम या इस प्रकार से फाई एन फाई एम जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा एम एन होता है। आप जानते हो ना क्रॉनिकल डेल्टा, जो आपका इस प्रकार का एक्सप्रेशन था,
साई एन स्टार साई एम डी टो इजिकल टू डेल्टा एन एम। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो डिराक नोटेशन में, ठीक है ना। और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1 कब, जब m इजिकल टू n, और 0 जब m नॉट इक्वल टू n। ये अभी सारी चीजें मैंने क्या लिखी है जो आप जानते हो। जनरल आइगन वैल्यू इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी अन्य वेव फंक्शन के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका डायग्राम लोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये आप जानते हो किसी भी तरंग फलन के लिए इस प्रकार से आप लिखते हो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। और चूंकि ए हर्मिटियन ऑपरेटर है, आपको कह रखा है कि ए क्या हर्मिटियन ऑपरेटर है, ठीक है ना। सिंस ए इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर, इसलिए ए डैगर इजिकल टू ए। ये इक्वेशन नंबर 4। ये सारी चीजें अभी है जिनको आप जानते हो। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल, ठीक है ना। तो करते हैं, देखो अब जो इक्वेशन 1 है मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5m ब्रा, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों साइड करूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5m ब्रा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, इस तरह से लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ठीक है ना। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 5m ब्रा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कर दीजिए। चलो बिल्कुल सिंपल है, ये 5m, ये a5 तो ऐसा का ऐसा, और इधर करोगे तो an तो बाहर रह जाएगा, और ये हो जाएगा 5m और 5n। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 5, ठीक है। अब जो आपकी इक्वेशन 2 है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाई, इसको आप किससे करोगे, 5n से कर दीजिए, 5n कैट से कर दीजिए, इधर 5m ब्रा से इधर 5n कैट से कर दीजिए, तब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5m ए डैगर 5n इजिकल टू, ये am स्टार तो बाहर रह जाएगा, और ये 5m और 5n, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपके आ गई 6। और आपको पता है आपका जो ऑपरेटर ए है वो कैसा है, हर्मिटियन ऑपरेटर है, आपको दे रखा है ए डैगर इज ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां आप लिख दीजिए सिंस ए इज, सिंपल लिख रहा हूं हर्मिशियन ऑपरेटर है, चौक मतलब हर्मिशियन ऑपरेटर, आप डिटेल में लिख लीजिएगा। इसलिए आप क्या लिख सकते हो, 5m ए डैगर जगह सिंपली ए 5n am स्टार 5m 5n, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दीजिए, ठीक है। अब इक्वेशन 5 और 7 को मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन 5 और 7 को कंपेयर कर रहा हूं। बस स्टेप आपको पता रखना, एक दो हाथ से करोगे तो हो जाएगा। आप लिख दो कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 7, ठीक है ना। समीकरण 5 और 7 की तुलना करने पर तो इसका ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर है, तो ये वाला भी बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, an 5m 5n इजिकल टू am स्टार 5m 5n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं an माइनस am स्टार 5m 5n इजिकल टू 0, ठीक है। अब आपको पता है कि उस प्रॉपर्टी को यूज कीजिए, 5m 5n इजिकल टू डेल्टा nm होता है। तो अब चूंकि तो अलग अलग आइगन वैल्यू है, अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, आप देखिए यदि m इजिकल टू n, तब आपके क्या हो जाएगा, 5n इजिकल टू 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, an माइनस an स्टार इजिकल टू 0, क्योंकि जैसे आप n इजिकल टू n इस इक्वेशन में रखोगे तो इसका मान तो फाइन 1 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये पद 0 हो जाएगा, m की जगह क्या रख दोगे, n रख दोगे। तो यहां से क्या आ गया, an इजिकल टू an स्टार। और ये आपको प्रूफ करना था कि an क्या है, an हो चाहे am हो, कुछ भी, वो क्या है, आपकी आइगन वैल्यू है कोरस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर। तो वो आपकी क्या आ रही है, रियल आ रही है। क्यों, क्योंकि उसका स्टार उसके स्वयं के ही बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था, इस तरह से भी आप देख लीजिए, और आपको वैसे इजी लगे तो आप वैसे देख लीजिए। ये थोड़ा हो सकता है इस स्टेज पर आपको टिपिकल लगे, जिन बच्चों को फिजिक्स में ही आगे बहुत कुछ अच्छा करना है या जिनका मेन टारगेट है
पीजी इन फिजिक्स या एमएससी इन फिजिक्स, तो वो तो इन चीज़ों को सीखते चले, कोई दिक्कत नहीं, आगे आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। और जिनको केवल बीएससी के हिसाब से देखना है तो आप उस तरह से देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपके आराम से वहाँ से बन जाएंगे। लेकिन चूंकि मेरी लेक्चर सीरीज एक ब्रॉडर वे में बनाई जा रही है, जिसमें केवल कॉलेज के बच्चे नहीं, जो कोई भी फिजिक्स लवर्स हैं, जो भी फिजिक्स को सीखना समझना अच्छे से सीखना चाह रहे हैं, चूंकि मैं भी खुद अपने आप को फिजिक्स के स्टूडेंट मान के ही काम कर रहा हूँ, तो उस क्रम में मैं ये चाह रहा हूँ कि लेक्चर मेरे वैसे बने जो हर स्टेज पर काम आ सके। तो ये हमने डिराक नोटेशन समझ लिया। अब एक अगला थ्योरम करेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।